आईएनएस तमाल, इसको भारत में इसको जलावतरण किया गया है, रूस में ही किया गया है। इसके पहले दिसंबर 2024 में आईएनएस तुसील का जलावतरण किया गया है। दोनों ही रूस द्वारा निर्मित दुनिया के कह सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन स्टील्थ फ्रिगेट हैं, मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट हैं। देखा जाए तो पहले नौसेना के जो युद्धपोत होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनके अलग अलग आकार और उनकी अलग अलग भूमिका होती है। सबसे बड़े होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसे युद्धपोत जिन्हें हम विमान वाहक युद्धपोत हिंदी में कहते हैं। जितने भी युद्धपोत होते हैं उसमें से सबसे विशाल ये होते हैं। एक तरह से आप इनको कह सकते हो कि एक चलता फिरता वायु बेस होते हैं, हवाई बेस होते हैं, जिन पे फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। साथ ही साथ उनकी अपने भी डिफेंस सिस्टम रहता है और इनके साथ साथ बहुत सारे अन्य युद्धपोत भी चलते हैं। इसलिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के रूप में चलते हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के साथ जब हमारी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके पहले हमारा आईएनएस विक्रांत अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ था, जिसमें लगभग 36 युद्धपोत थे। जिसमें से आईएनएस विक्रांत तो एक ही था, उसके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर थे। उसके बाद जो दूसरे स्थान पे आते हैं क्षमता के दृष्टि से, विस्थापन क्षमता के दृष्टि से, वो डिस्ट्रॉयर था। उसके बाद आते हैं फ्रिगेट और फ्रिगेट के बाद आते हैं कावरती और कावरती के बाद फिर जो है पेट्रोल वेसल और फिर ये सारी चीजें आते हैं। तो ये फ्रिगेट जो है उसकी तरह देखा जाए विस्थापन क्षमता क्या होता है कि कोई एक युद्धपोत कितने पानी को विस्थापन करता है, यानी कितने वजन को वो लेके जा सकता है। तो इस तरह से जो विस्थापन क्षमता के दृष्टि से देखा जाए उसमें ये तीसरे नंबर पे फ्रिगेट आते हैं और ये बड़े मल्टी रोल भूमिका में होते हैं, काफी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं और ये डीप सी में भी जाके अकेले भी शत्रु का मुकाबला करने में, हर तरह के शत्रु का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। भारत में तलवार श्रेणी के कई सारे फ्रिगेट शामिल किए गए थे रूस के सहयोग से। बाद में उसमें 4 और फ्रिगेट बनाने की बात चल रही थी, उसमें एडवांस श्रेणी का 4 था, आईएनएस तुसील, आईएनएस तमाल, जो कि रूस द्वारा बनाया गया है। अब ये दोनों भारत की सेना नौसेना में शामिल हो गए हैं, जलावतरण कर दिया गया है। 2 और बनाना है, आईएनएस नाम है, कुछ बता देंगे। अब वो दोनों भारत में बनेंगे। इसी के साथ साथ भारतीय नौसेना ने इस युद्धपोत के साथ कहा है कि अब कोई और विदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो भी युद्धपोत या फाइटर जो है, डिस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या सबमरीन हो, वो सब के सब भारत में ही बनेगा और इंडियनाइजेशन या स्वदेशीकरण, उसका मैक्सिमम स्वदेशीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा सा हम देखते हैं तलवार श्रेणी फ्रिगेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये तलवार श्रेणी का ही फ्रिगेट है। इस जैसे क्या होता है ना, तलवार श्रेणी या कुछ, तो जो पहला नाम होता है उसके बाद उस श्रेणी को कह दिया जाता है, उसी तरह की और चीज को उस श्रेणी का कह दिया जाता है। इस वर्ग के 4 अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों में से दूसरा नाम है, इसका 2018 में आदेश दिया गया था। पहला जो बना आईएनएस तुसील। तुसील का अर्थ होता है रक्षा कवच, प्रोटेक्टर। तो आईएनएस तुसील पिछले साल दिसंबर में ही जलावतरण कर दिया गया है और कालिनग्राद में उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे तो उन्होंने कमीशन किया था। दूसरा जो है तमाल है, इसे अभी वहीं कालिनग्राद में ही किया गया है। इसके बाद 2 और जो है वो रूस के सहयोग से भारत में बनेगा। नाम है आईएनएस त्रिपुट और आईएनएस तपस्या। अगर आईएनएस तमाल का देखा जाए, जैसे तुसील का होता है कि प्रोटेक्टर जो है, और तमाल का अर्थ होता है जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनका जो तलवार है उसको, या उनका जो अस्त्र तलवार है उसको तमाल बोला जाता था। ठीक है, और इसे गोवा, बाकी जो 2 बनेंगे वो गोवा शिपयार्ड में बनेंगे। एक तो समुद्र में उतर गया है, 2026 के शुरुआत में ही आईएनएस त्रिपुट का जो है वो कमीशन हो जाएगा। एक और बनेगा, वो जल्दी ही उसमें शामिल हो जाएगा। आईएनएस तमाल की विशेषताओं के रूप में देखा जाए तो ये एक बहुउद्देशीय मल्टी रोल फ्रिगेट है। इसका पूर्ण भार पर विस्थापन
4035 टन है। यानी 4035 टन तक ये वजन लेकर चल सकता है। यानी इसमें इतने जो सामान लोग सब मिला के 4035 टन तक ये विस्थापन इसको कर सकता है। इसकी लंबाई 124.8 मीटर है, यानी ऐसे। और इसकी बीम यानी जो बीच का सबसे मोटा हिस्सा होता है, ये तकरीबन जो है 15 मीटर है, 15.2 मीटर है। इसकी गति समझिए 30 नॉटिकल माइल है। 30 नॉटिकल माइल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि 4000 टन 124 और मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जहाज 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और बहुत ही एजाइल है। यानी इसमें मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इसकी रेंज 8980 किलोमीटर है। यानी एक बार तेल वोल भर दिया जाए तो ये 8980 किलोमीटर, यानी इसका आधा जा सकती है और वापस आ सकती है। यानी काफी बड़ा एरिया जो है ये कवर कर सकती है। और डीप सी में यानी अपने सीमा क्षेत्र से बाहर भी जाके ये अकेले लड़ाई करने में सक्षम हो सकती है। इस जहाज पे 250 नाविक और 26 अधिकारी तैनात होंगे। यानी कि एक तरह से एक फोर्ट्रेस के रूप में तैरता चलता फोर्ट्रेस, तैरता चलता एक किला के रूप में ये होगा। और ये कर्नाटक के करवार में जो इसका करवार में जो पोर्ट है उसके लिए ये रवाना हो गया। समुद्र में एक मजबूत चलता फिरता किला, यही कहा जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस तमाल को या आईएनएस तुसीर को। क्योंकि नौसैनिक युद्ध में 4 तरह से युद्ध लड़ाई आजकल वैसे भी जो है बाकी और चीज, लेकिन जो नौसेना है वो 4 फ्रंट पे वार करती है। पहला वार तो उसे हवा में करना पड़ता है, हवा से भी उसको शत्रु को सामना करना पड़ता है। फिर सतह पे, लैंड पे, फिर अंडर वाटर पानी के नीचे, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। इन चारों तरीके के युद्ध करने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए भारतीय नौसेना आईएनएस तमाल को एक चलता फिरता किला के रूप में कह रही है। हवाई मारक क्षमता के रूप में देखा जाए तो आईएनएस तमाल 2 तरह की एंट्री एयरक्राफ्ट मिसाइलों से तैनात है। इसमें 24 लंबवत लॉन्च करने वाली स्टिल सतह से हवा में मार करने की मिसाइल है जो 70 किलोमीटर की रेंज है, और इग्ला मिसाइल है जो कि शोल्डर हैंड है, लेकिन उस मिसाइल को भी लगा के हवा को उड़ाया जा सकता है। बाकी इसमें नजदीकी सीमा से आने वाले रोकने के लिए ये एयर डिफेंस गन इसमें लगी हुई हैं जो प्रति मिनट 5000 से ज्यादा राउंड की गोलियां चला सकती हैं एयरक्राफ्ट अगर जो भी हवाई टारगेट होता है। भूमि हमला, लैंड पे हमला करना हो तो आईएनएस तमाल जहाज रोती दूसरा जो शिप आएगा उसके लिए, या लैंड पर हमला कर सकती है। और उसमें मेन है ब्रह्मोस मिसाइल। ये इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल इस पे तैनात हैं, और साथ ही साथ इसमें एक तोप भी है जो 25 किलोग्राम के गोले 20 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। यानी कि ये हवा से ये जहाज हवाई खतरे को भी रोक सकती है, हवाई खतरे का भी मुकाबला कर सकती है, ये लैंड पर भी अटैक कर सकती है। 8 ब्रह्मोस रखा। सोचिए कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर में 9-10 की रात को 15 ब्रह्मोस ने पूरा पाकिस्तान का हुलिया बदल दिया था। आपने सुना होगा जब वो पत्रकार वार्ता हो रहा था तो हमारे जो डीजी NO यानी डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन वाले जो थे वो बहुत कम बोले थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जानता है कि अगर अब वो कोई गलती करेगी तो भारतीय नौसेना क्या करेगी। लोग बताते हैं कि जो 26 कैरियर बैटल ग्रुप था उसके पास 250 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल थी। बाकी जो था तो वो था ही, 250 ब्रह्मोस मिसाइल थी। उसमें से लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस मिसाइल भी थी जो कि 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और सोचिए कि एक ब्रह्मोस 15 ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को घुटने पर डाल दिया था। 250 ब्रह्मोस मिसाइल अगर चलती तो निश्चित रूप से जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान 4 टुकड़े में हो जाता, वो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो उसी तरह के ये फ्रिगेट में 8 ब्रह्मोस हो सकती है।
और भी कई सारे जो तोप हैं जो 20 किलोमीटर रेंज तक 25-25 किलोग्राम के गोले दाग सकते हैं। पानी के भीतर भी है, इसके पास रॉकेट लॉन्चर है और टॉर्पीडो लॉन्चर है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करने में भी ये सक्षम है। इसी के साथ साथ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोप 28 31 भी है। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो कहा जा रहा है ना कि आईएनएस तमाल या तुसील या और भी जो हैं, ये पानी में चलता फिरता किला है। किला अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ हमला करने में भी जो सक्षम हो सकता है वो है आईएनएस तमाल। खास बात जो इसमें इसके साथ देखने की है, क्योंकि ये अब वो आखिरी है। क्यों ये भारतीय नौसेना में स्वदेशीकरण की पहल, हालांकि आप लोगों के टेक्नोलॉजी में भी इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडियनाइजेशन के लिए जो जितना नेवी में हुआ है उतना शायद भारत की किसी भी सेना में भी नहीं हुआ है, किसी सेना के किसी अंग में नहीं हुआ है। तो ये स्वदेशीकरण की एक पहल है। क्यों? क्योंकि ये नौसेना खुद कह रही है कि यह भारत की आखिरी आयातित युद्धपोत है, यानी अब जो भी युद्धपोत बनेगा वो सबके सब भारत में बनेगा। लेकिन ये यात्रा लंबी रही है। शुरुआत में हमारी स्थिति ये रही है कि 60 के दशक में हमारे पास तो अपने पास न तो जहाज बनाने का ज्ञान था और न ही इस क्षमता को विकसित करने के लिए कुछ किया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अपने नेवल पावर के ही जरिए हम पे शासन किए थे। तो हमें नेवल पावर थोड़ी सिखाएंगे, क्योंकि वो हमें नेवल पावर सिखा देंगे तो फिर वही चीजें हैं। लेकिन 60 में हमने एक कमीशन किया, एक छोटा सा जो है पेट्रोल वेसल था आईएनएस अजय, बहुत छोटा सा, सबसे छोटा माना जाता है अगर देखा जाए जितने भी संसाधन होते हैं। वहां से शुरुआत हुई थी। बाद में 1960 के दशक में ही ब्रिटिश के सहयोग से मझगांव डॉक्स में एक लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट उत्पादन किया गया था। 70 के दशक में जो ये लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट था, मात्र उसमें 15% स्वदेशी सामग्री थी। अब वहां से बढ़ते हुए 2000 के दशक में निर्मित कोलकाता श्रेणी का जो डिस्ट्रॉयर था उसमें 59% स्वदेशी सामग्री थी। हाल फिलहाल में जो भी विशाखापत्तनम या नीलगिरी श्रेणी के जहाज बन रहे हैं वो 75% से अधिक स्वदेशी हैं। या जो भी हमारे परमाणु, अब जो भी हमारा युद्धपोत बन रहा है भारत में, वो सबके सब 75% से ज्यादा स्वदेशी हैं। जो भी बन रहा हो, चाहे पनडुब्बी बन रही हो, चाहे डिस्ट्रॉयर बन रहा हो, चाहे फ्रिगेट बन रहा होगा, वो सबके सब 75% से ज्यादा स्वदेशी शामिल हैं। देखा जाए तो 2011 से लेकर 2021 में नौसेना के लिए 39 जहाज बनाए गए थे, जिसमें से 33 भारतीय शिपयार्ड में बने थे, 6 जो है बाहर बने थे। 2021 तक 39 जो है जहाजों का और ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से 37 जहाज भारत में बनेंगे, 2 जहाज बाहर बनने थे, वो दोनों जहाज बनके फ्रिगेट के रूप में आईएनएस तुसील और आईएनएस तमाल के रूप में आ गए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नौसेना के द्वारा जो है आईएनएस तमाल कहीं ना कहीं एक फोर्टेस किला तो है ही है, वो हर तरह के युद्ध में सक्षम तो भी है, साथ ही साथ नौसेना के स्वदेशीकरण के लिए भी एक तरह से अब ये मान लीजिए कि वो आखिरी था जो हमने बाहर से मंगाया था।